guest today, Dr. Malvika. She is an Ayurvedic doctor, and she has been working in Delhi also. Then she shifted to, because she belongs to Haldwani. She has done work in Kerala also, and she is wonderful doctor, because I personally met. She was initially not only my neighbor, but she was my doctor also. And same happened with Sanjeevni. Sanjeevni has given me there was a time of multiple jadi booties and kadas at that time. So I have seen their skills, and now Shivangi is also there. Will tell more about Sanjeevni when her turn comes. And initially, Dr. Malvika will speak, and she will basically speak on Ayurveda, Vedic origin of Ayurveda, and its relevance in the modern healthcare. So this is and then this journey we will take to for. I am hoping that this will go on for a year, and slowly this community will develop. This is my initiative. Now I give mic to, request Dr. Malvika to speak. Good morning, everyone. And first of all, I just want to request, please mute your mics. There is some sort of disturbances coming. Yes, thank you so much. ओके, तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद क्या है, ये कैसे आया, और ये आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है, आज के टाइम में कितनी इसकी ज़रूरत है, हम इसको समझेंगे। तो मल्टीपल ऑफ टाइम्स वी समटाइम्स यूज टर्मरिक whenever we got hurt, और कई बार हम जिंजर वाटर यूज़ कर लेते हैं जब भी हमको कोई सर्दी जुकाम होता है, या फिर हम क्लोव या लौंग का यूज़ करते हैं जब हमारे टूथ एक होता है, या कई सारी इस तरह की होम रेमेडीज़ को हम यूज़ करते हैं। और कई बार हम इसको ही आयुर्वेद समझने की गलती कर बैठते हैं। साथ ही साथ जो इनका ओरिजिन है, हम सोचते हैं कि दादी नानी के नुस्खे हैं, तो आयुर्वेद का ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही होगा। तो लेकिन आयुर्वेद इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी मल्टीपल डायमेंशन है। और क्योंकि हम इंडियन वैल्यू सिस्टम के हैं, तो हमारे वैल्यू सिस्टम में कई बार जाने अनजाने हम आयुर्वेद को कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं। तो इसलिए भी आयुर्वेद को समझना और जानना, और इसकी ऑथेंटिकली इसको जानना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कई सारे क्वैक्स होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। कई बार हम इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आयुर्वेद की जो ड्रग्स हैं उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। इस वजह से हम उनको मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से, जिसके रिपरकशंस से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जो भी समझें आयुर्वेद को, उसको ऑथेंटिकली जानें। इस वजह से आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि जिससे हम आयुर्वेद को समझें, इसकी रूट्स क्या हैं, इसका ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको आयुर्वेद शब्द को समझना होगा। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से बना है, आयुर्वेद। आयु, आयु का अर्थ है लाइफ। तो आयु जो हमारे आयुर्वेदा में मिलता है, उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, जैसे सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु। मीन्स इट comprises of multiple dimension of your life, not just the one you are living, but the different things you are feeling, you are facing, you are going through in your life. सेकेंडली इज द वेद। वेद मीन्स द नॉलेज, विद टर्म से बना है ये संस्कृत के, जिसका अर्थ है जानना। तो ये एक ऐसी ज्ञान, ये एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ के मल्टीपल डायमेंशन को जान पाते हैं और समझ पाते हैं। अब बात आती है कि ये आयुर्वेद का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है। तो इंडियन जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसके द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं वेदास। तो आयुर्वेद का भी ओरिजिन वेद से है। हम जानते हैं कि 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, जिसमें बेसिकली ऋचाएँ आती हैं, हाइम्स आते हैं, मंत्राज आते हैं।
दूसरा होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो यज्ञ की वेदी है उसके कंस्ट्रक्शन की डायमेंशन आती है, जिसका बेसिक यूज आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम यहीं से आई है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद, जिसे कि म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो माना जाता है, संगीत। तो संगीत के जो जितने भी क्षेत्र हैं उसका ओरिजिन हमारा सामवेद के थ्रू माना जाता है। और अंत में चौथा वेद आता है अथर्ववेद, जिसमें आपका एस्ट्रोलॉजी, एनिमल साइंसेस, हिप्नोटिज्म और साइकोलॉजी, इसके अलावा मेडिसिन, सर्जरी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। आयुर्वेद को भी अथर्ववेद का एक पार्ट माना जाता है। बट क्योंकि हम आयुर्वेद में आजकल तो सिंपल मेडिसिन और सर्जरी ही तक ही आयुर्वेद को सीमित कर दिया गया है, बट जैसा कि अभी हमारी जो मीनाक्षी मैम है उन्होंने भी बताया था कि जो रावण है उन्होंने मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, ये सब किया था। उनकी बुक थी रावण संहिता, उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसमें के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि संगीत की भी चिकित्सा होती है, मंत्र तंत्र इनके थ्रू भी आयुर्वेद आता है। तो कंप्लीटली इसका कुछ कुछ अंश हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और मैक्सिमम अथर्ववेद से लिया गया है। अब जो कि अलग अलग फिलोसफर्स हैं, अलग अलग प्रैक्टिशनर हैं, अलग अलग संहिता लिखने वाले हैं, वो आयुर्वेद के ओरिजिन को जो कैसे वो मिला है उसकी अलग अलग एक एक थ्योरी बताते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसाइज वे में एक अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो ये चरक संहिता में मिलता है कि सबसे पहले लोगों ने सोचा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाई वी आर लिविंग। तो ऋषियों ने दे टोल्ड देम कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें हैं। इन चीजों को अचीव करना, विच इज कॉल्ड द पुरुषार्थ चतुष्टय, इसको अचीव करना ही ह्यूमन लाइफ का मेन लक्ष्य होना चाहिए। बट during achieving these principles, these core principles of life, people gone through with severe sufferings, pains, diseases। तो क्योंकि आम इंसान रोग से पीड़ित हो जाते थे, तो उनके इस प्रॉब्लम को जो उस टाइम पे इंटेलिजेंट मास था, ऋषि मुनि, उन लोगों ने एड्रेस किया और दे दे कंडक्टेड अ मीटिंग इन हिमालय एंड वहाँ से उन लोगों ने डिवाइन को कहा कि भाई हमको इस तरह से एक कोई नॉलेज सोर्स चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से फाइट कर सकें। फॉर दैट जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने आयुर्वेद को अपने सन, अपने जो उनके बेटे हैं मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। देन टू दक्ष प्रजापति दिस नॉलेज वेंट टू अश्विन कुमार। अश्विन कुमार से ये गया इंद्र के पास, और इंद्र के बाद अब ये ह्यूमनली स्कॉलर्स के पास आना शुरू हुआ, टू अत्रि एंड धन्वंतरी। और अत्रि और धन्वंतरी के फर्दर कई सारी संहिताएं लिखी गई, लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता एंड द मल्टीपल ऑफ देम। तो ये जो स्टोरी है ये टेक्स्ट में मिलती है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। अब ओरिजिन तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या ये रिलेवेंट है आज के टाइम में? हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो आयुर्वेद की जो स्पेशलिटी है दैट इज इट वर्क्स अपॉन डुअल प्रिंसिपल, दैट इज नंबर 1 इज द प्रिवेंटिव वन एंड नंबर 2 इज द क्योरेटिव वन। इसके लिए कहा गया है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी कि जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जो स्वस्थ इंडिविजुअल है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, एंड सेकेंडली जो डिजीज्ड है उसके जो डिजीजेस हैं उसको क्योर करना। मतलब आपको दो तरीके से देखना है। इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर द इंडिविजुअल हु आर जस्ट हेल्दी, अनहेल्दी, दिस इज मेंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू मेंटेन देयर हेल्थ ऑल्सो। तो इसका हमारे आज के उसमें बेनिफिट मिलता है कि जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पीसीओएस हो, जो हमारे लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं थ्रू आयुर्वेदा। क्योंकि जैसे चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता, इन बुक्स में आपके डेली प्रैक्टिसेस, डेली रूटीन,
डेली जो भी आपको करना है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस समय में क्या करना चाहिए, उन सब का वर्णन मिलता है। सिमिलरली किस सीजन में आपको क्या करना है, किस सीजन में आपको क्या छोड़ना है, इस तरह से कई सारी चीजें आपको जनरल गाइडलाइंस मिलती हैं, जिससे कि हम अपने नॉर्मल जो हेल्थ है, वेलबींग है, उसको मेंटेन रख सकते हैं। सेकेंड जो इसका बेनिफिट मिलता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच। मीन्स प्रीवियसली हमारे जो सिस्टम, जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, उसमें WHO ने जो हेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन, तो उसमें देयर वाज कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ जस्ट फिजिकल वेलबींग। बट आयुर्वेद में ये चीज बहुत पहले आ गई थी कि हमको हेल्थ में सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं देखना, उसके साथ साथ आपको माइंड, बॉडी, सोल, इन सबको भी साथ में एड्रेस करना है। इसमें जो स्वस्थ की डेफिनेशन या हेल्थ की डेफिनेशन मिलती है, दैट इज सम दोषः, सम धातु, सम आग्नि, मलह क्रिया। मीन्स सब कुछ आपका जो बॉडी ह्यूमर है, जितना बॉडी के फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, दैट शुड बी इन मॉडरेशन। प्लस प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आपका जो आत्मा है मीन्स सोल, इंद्रिया मन मीन्स माइंड, बॉडी, सोल, देयर वेलनेस इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ आप तभी कहलाएंगे जब आप अपनी फिजिकलिटी के साथ साथ अपनी मेंटली एंड स्पिरिचुअली कंटेंटफुल एंड ब्लिसफुल स्टेट पे रहेंगे। तो दैट इज द ओनली कंडीशन विच वुड बी or which should be characterized as health according to Ayurveda. Now, later on, WHO has also modified their definition and included other dimension of health also, like emotional, physical, social, spiritual well-being, and just not free from disease. So, final health definition by WHO is health is not just the state of physical health, physical well-being. It should also comprise of mental, emotional, social, spiritual well-being, and just not merely free from diseases. तो ये जो है हमारे होलिस्टिक वेलनेस की अप्रोच को साथ लेता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ, जो कि आजकल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस टाइम में जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड इशू है, उसको भी आयुर्वेद जो टेक्स्ट्स हैं, आयुर्वेदिक जो विजडम है, उसने पहले ही एक्नॉलेज कर दिया था। तो दिस वाज कि हम किस तरह से इसको समझते हैं और इसका आज क्या वेलबींग है। एक और इसके बारे में बहुत ही स्पेसिफिक चीज मिलती है, दैट इज द प्रकृति। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज स्पेशल अकॉर्डिंग टू दिस साइंस। इसमें दोष देते हैं, दिखाते हैं वात, पित्त एंड कफ, और उसका जो प्रपोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू योर एज, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू द सीजन, एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज। तो इस वजह से किसी के लिए कोई दवाई कारगर है, किसी के लिए वही चीज उसी टाइम पे बेकाम की है। मतलब लेट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर है तो समटाइम्स पीपल टेक डोलो, okay, so dolo is for everyone. It just comes down, makes the temperature down. It's just an antipyretic drug. When we call in ayurveda, we will see the prakriti of person. अगर उसकी प्रकृति पित्तज है तो उसे हम उतनी ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने वाली जो ड्रग होगी, उसका प्रपोर्शन हम उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे, हम उसमें चेंजेस लाएंगे। अगर कोई वातज प्रकृति का है तो उसमें उस हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट अ जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, बट for general people there are some guidelines that is to be followed to maintain the health, but for the diseased one there are certain things which are special for special condition and special persons. Okay, so this is all about some benefits, some specialties, some uniqueness of this science. अब हमने अभी तक जो चीज़ें समझी हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात और शेयर करूंगी, लेकिन एक बात मैं आपको मज़ेदार बताना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अभी तक जो भी मैंने कहा, आपने जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ उतना ज़्यादा आपको कारगर नहीं लगेगी।
तो जैसे कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको दो काम दूंगी, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। ये दो प्रैक्टिसेस आपको करनी है टू मेंटेन योर हेल्थ, और इसमें आपका बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला। इट वुड टेक हार्डली 5 to 10 minutes ऑफ योर डेली ईच प्रैक्टिस, एंड अदर वन मीन्स 10 to 15 minutes में आप ये दोनों प्रैक्टिसेस को ओवर कर देंगे। तो पहली चीज है दैट इज द कवल। कवल जिसको आपने ऑयल पुलिंग नाम से सुना होगा जनरल टर्म्स में। इसमें आपको कुछ नहीं, सुबह खाली पेट आपको करना है। ये सुबह उठ के सबसे पहला काम आपको कवल करना है। उसके लिए आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे। आप ऑयल ले सकते हैं, इसमें आप तिल का तेल ले सकते हैं, सिसमे ऑयल, और यू कैन टेक कोकोनट ऑयल डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी एंड योर ईज। स्पेसिफिकली जो आपका, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक रिफ्लक्स और ये सब होता है, तो ऐसी कंडीशन में इट्स बेटर टू टेक कोकोनट ऑयल। और अगर आप अपनी ओरल हेल्थ से परेशान हैं, तो आप उसमें मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो यू कैन टेक तिल का तेल, दैट इज द सेमी ऑयल। ओके, तो थोड़ा सा उसको लेना है आपको, सो दैट कि आप उसको अपने मुंह के अंदर उसे चला सके। उसको अपने मुंह में आपको चलाते रहना है, चलाते रहना है। वो आपका जो सलाइवा है उसको ड्रैग करेगा, उसको मिक्स करता जाएगा अपने में। बट बी केयरफुल टू नॉट टू सोलो दैट वन, उसको अंदर आपको इंजेस्ट नहीं करना है। उसको आप 10 to 15 मिनट्स, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा तो 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। उसको आप थोड़ा टाइम इंटरवल को 10 मिनट्स तक स्ट्रेच कीजिए। फर्दर 15 मिनट्स इज द मैक्सिमम लिमिट। आप उसको अपने माउथ में उसे चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, एंड आफ्टर दैट जस्ट स्पिट इट आउट। उसके बाद अपना माउथ अच्छे से रिंस करना है आपको, एंड डू ब्रशिंग एंड your normal activity. This is one thing which you have to do early in the morning for 5 to 10 minutes or 10 to 15 minutes, whatever is comfortable for you. Okay, ये क्या करेगा, ये आपकी जो बकल कैविटी है उसको स्ट्रेंथन करेगा। नंबर वन, ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करेगा। एसिड रिफ्लेक्सेस से आपके जो टूथ डिके हो रहा है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। आपकी जो फेशियल मसल्स हैं उनको टाइटन करेगा, फेस में ग्लो आएगा। ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें ये आपके साथ करेगा, एंड यू विल फील डेफिनेटली द चेंज इन योर ओरल हेल्थ, योर alertness, your maximum of your condition by following this practice. Now second work जो आपको करना है that is for the bed time. दूसरा काम आपको बेड टाइम पे करना है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन अवर टेक्स्ट। उसको कहते हैं हम पाद अभ्यंग, मीन्स फुट मसाज। ओके, पैर दिन भर का लोड लेके रहते हैं, देयर कंडीशन इज लिटरली पैथेटिक एंड दे आर द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी समटाइम्स। तो आपको उसका ध्यान रखना है बिफोर गोइंग टू योर बेड, बिफोर स्लीपिंग। तो आप कुछ नहीं करना है, 5 to 10 मिनट्स आपको मसाज करना है, बहुत जेंटली, डीप टिश्यू दबा दबा के करना। और पहले तो सिंपल ऑयल अप्लाई करना, एंड देन जेंटली यू जस्ट रब अराउंड योर हील्स, अराउंड योर फीट, टोज, एवरीथिंग। ओके, तो ये बहुत रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है, दोनों दोनों पैरों को आपको करना है, एंड देन यू प्लीज गो टू स्लीप। ये दो चीज़ें आप कीजिए फॉर हमारे नेक्स्ट सेशन तक, और फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है तो उसको आप एक्सपीरियंस करिए, और हमको भी शेयर कीजिए कि क्या है, और किसी को अगर कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कत हुई है या कुछ अच्छा लगा है वो भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके टोज में जैसे कोई प्रॉब्लम है, ओपन कोई सोर है या कोई इंजरी है, तो उस रीजन पे जनरल ऑयल मसाज नहीं करना है, उसको थोड़ा टेक केयर करना है। और जैसे ये आपकी जो हील्स क्रैकिंग है उसको सॉर्ट करेगा, स्लीप इम्प्रूव करेगा। कई बार डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उन, या फिर प्री डायबिटिक कंडीशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और पैरों में भी हमारे कई सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं एक्यू प्रेशर के, तो उनको भी प्रेस करेंगे तो आपका डाइजेशन, किडनी सिस्टम, और इवन जो जेनिटल ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हार्मोनल एंडोक्राइनल सिस्टम है,
बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम को ये रीजन, ये जो छोटी सी प्रैक्टिस है, ये एड्रेस करेगी। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज इट with my जो talks हैं, that this was it, and thank you so much. थैंक यू डॉक्टर मालविका। आपने दोनों चीज़ काफ़ी अच्छे से हमें एक वो भी दिया है, ऑयल कूलिंग का और ये दूसरा हमें मसाज का। तो इस पे अब जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें हम इसको करके एंड वी विल सी द डिफरेंस की क्या चीज़ है। Yes. And thank you so much. Second speaker, I'll invite Sanjeevni Das. She has initially was into journalism, then she changed her career, and she had been since long she is into yoga, and she follows Bihar's School of Yoga. She has done her studies at Kevalya Dham Center Lonavala also, and she is a certified diet and nutritionist, and she is a registered experienced registered yoga teacher also. So she also has ample experience in her field, and she not only experience but she has her something within herself. Genetically she is born for this Ayurveda and yoga only. So she has a wonderful knowledge of plants and botanical plants also. That is, I have seen her interests and her knowledge in that. So now I invite Sanjeevni ji to speak. Namaste, Hari Om. First, my greetings to all. Um, Today we are unite here to discuss about the topic of yoga. As you know, yoga is very vast field, and yoga it can call it yogic science. It's beyond science, beyond religion, beyond caste. You can say yoga is a humanity. We take yoga as a humanity. And today, everybody practicing yoga in different styles. Everybody is practicing for their mind, for their body, as a practice of Hatha yoga, for the Raja yoga, for the yoga and Swara yoga, who practice music, it is Swara yoga, who practice the activities, it's called Karma yoga. So everybody is practicing yoga in different ways of their life. So here we discuss what is the word yoga. We have to understand and be very clear about yoga. Yoga is a way of life, what we live in our day to day life. Yoga is not only physical practice or the postures. You are sitting like this and doing like this, acting and moving your hands and feet, stretching your body. We have to understand yoga is a practice, the way of life or living style you maintain. It's a healthy lifestyle. So it's called a holistic approach towards yoga. It's a coordination between integration or coordination between your body, mind, and spirit. So we can see how the yoga, the word, is originated from our ancient times. In our ancient times, there are three eras of yoga. We can say the early eras, and the second is the era, the medieval period. Third is the present era, the contemporary era. So first we will talk about the early era. So you all have heard about Lord Shiva, the god, where the yoga begins. The Adi Yogi, can say the Adi Yogi. And the Shiva's time, there are many rishis or sages, and the masters of yoga is called Maharshi Vishwamitra, Vasistha, Dattatreya, Gorakhnath, and Matsyendranath. They all written the Vedic text or the scripts about yoga, the scriptures or Vedas. And there are, in our Hinduism, there are 200 Upanishads in yoga.
and among them 20s are on only on yoga, written on yoga. And when the Siva, the Adi Yogi, starts yoga, it is called the name of Pasupati Yoga. Pasupati Yoga means Pasu means the animals and Pati means master. So, what is true mastery over? The animals is the tendency of tamas. You can say the tamas behavior, the prakriti, the negativities. So it is the like mastery over your sattvic nature or purity over the tamasic nature. By doing yoga, it says by doing yoga, like in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, "Samatvam yoga uchyate." Yoga is the equilibrium of mind or equanimity. It is the when we do yogic practices, it creates balance in our mind or body. So again, come to yoga. So what is this Pasupati yoga? Pasupati yoga, yeah, Adi Yogi Siva, Lord Siva described there are 84 lakhs of yogic postures. And then among these 84 lakhs of yogic posture, 84 yogic postures came into the text. When the middle era came, the Maharshi Patanjali, in his text of Raja Yoga, Yoga Sutra of Patanjali, he written this 84 postures of yoga. And when this, why this Raja Yoga came? Because the human beings they suffered illness and disease, more of the mental stress and psychological problems. That's why Maharshi Patanjali came and he wrote the text on Yoga Sutra Patanjali, and he worked on the mind factors, and he wrote a thesis on yoga. There he described all the sutra of Patanjali. Then Maharshi Gherend and Maharshi Swatmara, they wrote a thesis on Hatha Yoga Pradipika, which has described the body satkarma, the purification, and how more of the physical factors. Then on Bhakti Yoga, Maharshi Sandilya and Narad came and they written the text on Bhakti Yoga. Then we will talk about the present era, the contemporary period, when the pioneer of yogi and the spiritual practitioner and the yoga sadhaka, you can say, Ramakrishna Paramhans, Raman Maharshi, Swami Vivekanand, and Krishnamacharya, the V.K. Iyengar. Then you can talk about Swami Sri Sivananda, Swami Satyananda, and then Mata Anandamayi. There are many spiritual sadhaka they came and they spread yoga across the globe. They took it to the west and they started following the path. Then many of the yoga sadhaka and the practitioners and yoga schools and institutions, universities, they started their own branches of yoga. So these eras influenced and enlightened the path of the mankind in the field of yoga. But we will talk about the Hatha Yoga. Hatha Yoga is the practice for all because Hatha Yoga is the preliminary stage for the practice of all other yogas. It's the preparatory stage to take you the path of Raja Yoga. So Hatha Yoga is called, it is derived from the two words, Ha and Tha. Ha is the solar energy and Tha is the lunar energy. When we practice the physical exercises, activities, and the postures, it balances our two nadis called Ida and Pingala. So Ida is work with moon and Pingala is work with sun. So it is the balance between our energy and consciousness. Yoga is the practice of awareness. It is not only the physical exercises. It is of awareness. It is the discipline, the sincerity, the focus, how you perform your everyday work. And by doing this Hatha Yoga practice, you can balance your nervous system.
the parasympathetic and the sympathetic, and the hormonal balances, the endocrine glands. Some Yes, sir. audio, Sanjini. Yeah, yes, yeah, sorry. Yeah, so Hatha Yoga begins with our body, then with our breath, then mind, then to the self. Here we will talk about the, uh, sorry, there is a disturbance. I'm very sorry. Okay. So Hatha Yoga begins our body, then breath, then mind, then it comes to self. So in Raja Yoga, Patanjali described there are 8 limbs of yoga practice. So we'll talk about the some ethics of yoga, what we have to follow. So first ethic, the first stage of yoga in these 8 limbs, first is yama. Yama is the social ethics or social code of conduct. And niyama is the personal code of conduct. Then you come to asana, the physical postures, the physical stability. Then you come to pranayam, the breath practices, how you expand your breath. Then you come to pratyahara. Pratyahara, the withdrawal of your senses, how you withdraw your senses. And then after that, you come to the dharana. Dharana is the focus, attention. And dharana is the pre-stage of meditation. When you focus and concentrate, then you come to meditation. Then after meditation, you come to samadhi. Samadhi is the higher bliss. What guides you from the individual awareness to the universal consciousness. So yoga aims to guide you or to redirect your energy from the individual self to the universal self. So here I am making you more clear. Everybody has different types of yoga. Your yoga starts from you yourself. Your yoga starts from you itself. In yoga, you should not follow so much information, this information, that information. No, just follow the direction, the signs of your body, what your body speaks. Follow your body, what your body wants, what's the direction you want to give your body. So starts with that. So I am telling you one thing. My guru Swami Sivanand said once, the founder of Divine Life Society. He says yoga is the proper coordination between your head, heart, and hand. So head is for cognition. You think, you just think and imprint a seed in your head. Then heart is emotion. You make it flow. Then hand, you act with that. This is called yoga. And when you start following in this way, and you will become very sincere, and you can practice all, you can maintain a healthy lifestyle. And okay, today I'm sharing a short practice about yoga, so you can do in your busy schedule. You can start with a like 15 minutes of surya namaskar. If you are not able to sit on the mat, you can do in on a chair also. On the chair, you can sit on the chair, and the chair surya namaskar also you can start. So just forward bend first. You stretch your hands like this, just forward bend on the chair, then touch your feet, then again touch your knees, then just little bend and come back. That is also a very easy step of Surya Namaskar. If you follow on the mat, you just do 6 rounds of Surya Namaskar and it will take hardly 15 minutes. Why I am giving you a practice of Surya Namaskar? Because Surya Namaskar is consists of 6 postures, and it's a posture, it's a all round development of your body. It's a back bend is there and a forward bend is there, and for the stability, there is postures for stability. Then you come for a mountain posture. It is called the Parvata Asana. There is that is good for spine. Then you come back to Aswasanchalan, that is good for stamina and for your core muscles and hips, more hips opener. And then you come back to the gentle, the first.
posture, the static posture, namaskar. If you can do it regularly, 15 minutes, only 15 minutes, it doesn't take only 1 hour time. If if you have time 1 hour, then do it. But if you can do it, then do just 15 minutes of yoga and 5 to 7 minutes of pranayam, breathing practice. Nadi Sodhan is the very good balancing breathing exercises for you. When you do the Nadi Sodhan, is impure all the energy channels of both the nadis, and it balance your energy and balance your body and mind as a holistic approach, and for the whole day you will be very active and energy level will be very high. So you practice these two only, Surya Namaskar and Nadi Sodhan Pranayam, and this is the very beneficial for this yoga practice. And in the evening, if you have time, you just while relaxing on the bed, you just lift your both legs up, and for a support you can take a support of the wall or a bed, anywhere. You just lie down and you support your both legs like a reverse direction. Your blood flow will be reversed towards your head, so it will give you a mental relaxation. And you can do a little om chanting also, 5 to 7 rounds of om chanting. That is also relax your whole body. And because of the, okay, this is my message to all, because the yoga international yoga day is coming closer. And so it is a request for all, maybe advice for all. You just follow this 15 to 20 minutes of practice, and take a sankalp for a healthy lifestyle, and take a resolution in your mind not to just do yoga, but to live in yoga like a yoga sadhak, not a yoga followers. You just be a master of your own body and mind. Okay, Hari Om. Thanks to all. Thank you, Sanjeevni. You have nicely uh, detailed every aspects of yoga and ancient texts, and you have also given some uh, yoga parts that we have to do Surya Namaskar, and in night also for blood circulation you have given a posture to us which we will do. And now I'll invite Shivangi Tanwar. She is a psychologist. She has done work in various organizations. She has done work for TCS, Manipal Hospitals, Autism Center for Excellence also. And on autistic child, she has done a wonderful work on autistic and delayed development childs. And she is presently also working with Air Force Hospital, and she is really doing wonderful work. Now, Shivangi, I'll invite you to please speak about the psychology in your topic. Thank you so much for the lovely introduction, and means a lot coming from you. So, Miss Meenakshi, I'm addressing her with her name, but she's actually my aunt. So, I've known her for all my life, but this is the first time मैं उनसे connect कर रही हूँ on a professional level. एंड उन्होंने बहुत अच्छा एक टॉपिक बनाया है आज. इट्स अ वेरी इंसाइटफुल टॉपिक जिन्होंने सोचा जिस बारे में कि हम किसी हिंदू लिटरेचर को तीन तरीके से समझे, हम जाने उस बारे में फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, जिसके लिए डॉक्टर मालविका वाज देयर, एंड योगा थेरेपिस्ट वाज आल्सो, जिन्होंने आपको बताया मिस संजीवनी, एंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी. So before I start my session, I just want to know how is everyone doing. सब लोग अभी कैसा फील कर रहे हैं? आपने कई सारी चीज़ें सुनी है, नई चीज़ें जानी है, कुछ चीज़ें रिवाइज करी हैं. So can you give me a heart or a thumbs up? और आप अगर confused हैं तो confused वाले reaction भी दे सकते हैं कि अरे इतना सारा information मिल गया मुझे. और okay, I see thumbs ups there. All right. Okay. So I see that you're able to follow. So this is very nice. कि हमने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी एंड जो हमें होमवर्क मिला, वी विल बी फॉलोइंग इट एज वेल. राइट, समबडी हैज रेज्ड देयर हैंड. कुछ कहना चाहते हैं आप? हु हैज रेज्ड देयर हैंड?
Oh, sorry, I have raised the hand. I am technically. Right. Okay. So that's no problem. So we will. We're also learning every day. Okay. So I have prepared something for you all, जिसमें हम थोड़ा सा interactive session करेंगे, थोड़ा सा नई चीजें समझेंगे, कुछ पुरानी चीजों को from a psychological perspective हम reflect करेंगे. So just a second. Just a second. राइट ओके सो आज जैसा कि यू नो व्हाट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट, कौन सा टॉपिक हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस बारे में, इट्स अबाउट द एंशिएंट हिंदू विजडम एंड उसको हम प्रेजेंट लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं. क्या हम खुद से यूज़ करते हैं या फिर क्या हम किसी डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास या योगा थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हमें क्या वो चीज़ें देखने को मिलती है, जानने को मिलती है जो चीज़ हमने पहले से ही किसी लिटरेचर में पढ़ी होंगी. अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट इज बिकॉज कि जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हिंदू, चाहे हिंदू लिटरेचर में आपने देखा हो, चाहे किसी और रिलीजियस टेक्स्ट में देखा हो, क्रिश्चियनिटी में देखा हो, यू विल सी कि काफ़ी टाइम पहले लिखे गए थे. एंड डिस्पाइट दैट फैक्ट कि वो इतने टाइम पहले लिखे गए थे, देयर हैज़ बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च जो उन लोगों ने उस टाइम पे करी होगी, इसीलिए ही वो अभी के भी टाइम में एप्लीकेबल है. So it's such a insightful thing to see and relate कि उस टाइम में भी people were so their thinking and their और उनका जो research था, it was still applicable in the present. When we talk about Hinduism, we talk about this symbol Om. When we talk about psychology, we talk about the symbol Sai. So I've combined these two things, and we'll also see कि similarities क्या हैं, what are the differences also there. क्योंकि देयर इज अ क्विक डिफरेंस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी थेरेपी लेने जाते हैं, कोई साइकोथेरेपी या किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको हिंदुइज्म में से ये फॉलो करना है या आपको ये रिलीजन फॉलो करना है. दे विल नॉट टेल यू दैट कि मे बी दिस गॉड यू हैव टू फॉलो. दैट इज नॉट समथिंग इन साइकोलॉजी अ साइकोलॉजिस्ट विल डू. आई अंडरस्टैंड इन say yoga therapy or say even Dr. Malvika will not say that. What we will tell you is what is the scientific things that you have to follow. Similarly, when you come to a therapist, they will not tell you that you have to follow this say Hinduism, this is the teaching you have to do. जो आपके religious views हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट विल हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू, चाहे वो आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, चाहे आप किसी रिलीजन में ना बिलीव करते हो. सो आपके जो बिलीव्स होते हैं वो हम ध्यान में रखते हैं एंड आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे होते हो, उसको ध्यान में रखते हुए वी यूज़ मोस्टली व्हाट आई यूज़ इन माई से थेरेपी सेशंस इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT. A lot of people know we use dialectic behavior therapy, mindfulness and acceptance एंड कमिटमेंट थेरेपी हम यूज़ करते हैं. एंड आपके जो वैल्यूज़ होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वी प्रोसीड फॉरवर्ड. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट. एंड ऐसा नहीं है कि ये मैंने सारी चीज़ें बता दी थेरेपी के बारे में. देयर इज़ अ लॉट दैट यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट इट, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है इन केस आप जाते हैं किसी थेरेपिस्ट के पास या आपका कोई लव्ड वन या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जाता है. सो रीड अबाउट इट कि आप उस थेरेपी सेशन में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा उस थेरेपी सेशन में, सो यू नो. एंड जैसे कि डॉक्टर मालविका ने बोला था क्वैक्स भी होते हैं, सो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल कि वी शुड बी नोइंग कि क्या हमें चीज़ें किसी थेरेपिस्ट के पास, प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो क्या उन्हें करना चाहिए, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सिमिलैरिटीज, जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं बिकॉज द टॉपिक सेज कि हम एंशिएंट लिटरेचर पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो सबसे ओल्डेस्ट चीज़ क्या होगी? Om chanting is one of the most like the oldest say symbol or the chant that we talk about. And ये तो हिंदू लिटरेचर में बहुत ही frequently हम इसके बारे में बात करते हैं. But at present, a lot of countries are doing a lot of research on this. And in China, as you can see here on the screen, in China, in 2022, a research happened in which they showed कि अगर कोई ओम chanting करता है तो real time में उसको immediate effects दिखते हैं. वो calm down हो जाते हैं और किसी भी challenge को face करने के लिए they are ready to do that. So
राइट, सो दिस ओम चैंटिंग हैज, इसको कई सारे जगहों पे हम अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट्स ईजी, सो ये कोई भी कर सकता है. आई वर्क विद पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक अच्छे से, कुछ लोग अच्छे से बोल नहीं पाते. सो फॉर देम ऑल्सो ओम चैंटिंग इज वन सच प्रैक्टिस विच कैन बी यूज फॉर रिलैक्सेशन एंड ग्राउंडिंग. आज हम ये प्रैक्टिस खुद भी करेंगे साथ में मिलके. आई नो काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी आती होगी, बट एक क्विक रिविजन, एक रिफ्रेशर देख लेते हैं कि कैसे हमें करनी है, ताकि हम इसको ध्यान में रख के ये प्रैक्टिस करें. आप चाहे तो अपना कैमरा ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, सो दैट वी ऑल डू इट टुगेदर. ऑफ रखना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो ओके. सो कैसे करना है पहले मैं आपको बताऊंगी, एक बार आप मुझे देखिए, मुझे सुनिए, देन व्हेन आई से स्टार्ट वी विल स्टार्ट. ओके, सो ओम चांटिंग करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट सिट एट अ कंफर्टेबल स्पॉट. आपकी चेयर हो सकती है, आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं, आप बेड पे क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं. जहाँ भी आपको कंफर्टेबल पोजिशन पॉस्चर में बैठ पाए, यू हैव टू सिट देयर. एंड ओम चैंटिंग बीइंग सो इजी, यू कैन डू इट एट वर्क प्लेस ऑल्सो, व्हेन यू हैव मीटिंग के बीच में अगर आपको कभी कोई टाइम मिले, सो यू कैन डू इट देन ऑल्सो. एंड अगर आप चेयर पे बैठे हैं, मोस्टली हम चेयर पे बैठे होंगे अभी, सो कीप योर लेग्स ऑन द फ्लोर. एंड ऑल्सो मेक श्योर जो आपकी स्पाइन है वो इलोंगेटेड हो. ऐसे आप टेढ़े मेढ़े ना बैठे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर लाइक पॉस्चर. ऑल्सो व्हेन यू डूइंग ओम चांटिंग, आप जब ब्रीथ करेंगे, सो दिस ऑल्सो फोकसेज ऑन योर ब्रीदिंग. जब आप ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पॉस्चर ठीक नहीं होगा, सो इतना इफेक्ट नहीं आएगा. एंड योर शोल्डर्स मस्ट बी रिलैक्स, दे मस्ट नॉट बी ड्रॉपिंग, ऐसे आगे ड्रॉप नहीं करने चाहिए. एंड मेक श्योर अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपका जो आपके हिप्स है वो बिल्कुल चेयर के पीछे के पार्ट में लगे हुए हो, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो अच्छे से इलोंगेट हो पाए. एंड फिर हम कुछ ओम बोलने से पहले कुछ डीप ब्रेथ करेंगे, नेचुरल वे में डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे ओम चांटिंग करने के लिए. और फिर वी विल चांट ओम. थोड़ा हमने डीप ब्रीदिंग किया, देन वील टेक अ deep breath and then we will chant om as we exhale. जैसे हम सांस छोड़ेंगे, exhale करेंगे. and ओम बोलने के बाद साइलेंस को फील करेंगे. एक बारी ओम बोला, दोबारा से ओम नहीं बोलना है, थोड़ी देर के लिए, एक फ्यू सेकेंड्स के लिए साइलेंस में भी बैठना है. और आप ये 4 टाइम्स कर सकते हैं, बट आज हम ये 2 मिनट्स के लिए करेंगे. घर पे आप 2 to 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, कम टाइम है तो 4 राउंड्स हैव ऑल्सो शोन टू बी बेनिफिशियल. ओके, वील स्टार्ट दिस नाउ. आप बोल के कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, सुन भी सकते हैं, राइट. सो वील स्टार्ट दिस प्रैक्टिस. फर्स्टली सिट कंफर्टेबली, आराम से हम बैठेंगे. यू कैन क्लोज योर आईज. आई वुड रिकमेंड आप अपने आईज क्लोज करें. I'll keep them open so that I can see you all, guide you all, and we will take some natural deep breaths. So we'll breathe in and breathe out. Naturally, we will breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more time, we'll take a deep breath and we will breathe out. अब हम start करेंगे our Om chanting. Take a long, deep breath. Breathe in.
ऑलराइट, आप सोली अपनी आईज अब खोल सकते हैं। हमने ओम चैंटिंग करी है फॉर 2 मिनट्स। अब हमने आपने मुझे फॉलो किया होगा, ओम चैंट किया होगा या मन में बोला होगा ओम चैंट को। अब आपने देखा होगा कि वी डिड नॉट स्टार्ट ओम चैंटिंग एकदम से ओम 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 हमने नहीं बोला, वी केप्ट सम गैप। सो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। व्हेन वी अगर हम इसके बारे में और अभी जानेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इज एनीबडी फीलिंग एनी डिफरेंट? 2 मिनट पहले कैसा फील कर रहे थे? एनीबडी हैज सीन एनी डिफरेंस? एनीबडी वांट्स टू raise their hand, give me a thumbs up, any reaction, show me a thumbs up. All right, okay, I see some reactions, thank you so much. Right, okay, so हमने जाना कि ओम चैंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब इसका क्या साइंटिफिक, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड इट। सो इट हैज सीन दैट वो नेचुरली रीसेट कर देता है हमको। आपको शायद अभी कुछ इफेक्ट्स दिखे होंगे, ऐसा भी हो सकता है अभी ना भी दिखे हों। सो आप इस प्रैक्टिस को, ओम चैंटिंग को, अलग से अपने रूम में जब आप अकेले हो तब भी कर सकते हैं, अपनी कंफर्टेबल स्पेस में। Do it for a couple of times and you'll understand how it relaxes your mind and body. It relaxes your body also is because वो हमारे breathing को calm down कर देती है, nervous system को calm down कर देती है, focus बढ़ा देती है, and the mechanism behind it is that it induces our brain to have alpha वेव्स। सो हम बीटा वेव्स हमारी ब्रेन जनरेट करती है कब? जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन समथिंग। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि हम बड़ा ही स्ट्रेस्ड हैं आज, तो ज़रूरी नहीं है, बट डेली के टाइम में यू विल हैव सम वेयर एंड टियर इन द बॉडी एंड योर माइंड, बिकॉज यू आर डूइंग सम वर्क, आप कुछ काम कर रहे होंगे। दैट्स वाई इवन इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, आप स्ट्रेस्ड नहीं है, दीज आर द थिंग्स जो आपको रोज़ के टाइम में करनी चाहिए अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए, कि इन केस कभी स्ट्रेस बढ़ जाए तो हम उस टाइम में टूटे ना, वी कीप गोइंग फॉरवर्ड। सो दीज आर द थिंग्स यू डोंट हैव टू डू जस्ट व्हेन, जब आपको स्ट्रेस लाइफ में मिले, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू एवरी डे, and it makes our brain also calm down. So दोनों ही चीज़ों में, ब्रेन एंड हमारी बॉडी में, इसके आपको साइंस दिखेंगे। गोइंग फॉरवर्ड वी टॉक्ड अबाउट ओम चैंटिंग। कुछ और लिटरेचर में अगर हम जानना चाहें इन हिंदुइज्म एंड साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? हम किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके समझते हैं, पार्ट्स में समझते हैं। So similarly, we have seen the same pattern in Hindu philosophy, our Upanishads and Gita, and ancient literature, Ayurveda. We have seen these things there as well, that we try to understand one thing from different aspects. And ये एक सही चीज़ है, हम किसी एक चीज़ को नहीं फोकस करें, we trying to look at it from different say aspects as well. Different parts में हम break करेंगे, and then we try to understand it further. तो जैसे आप यहाँ पे एक सत्व विजया देख सकते हैं, दिस टर्म दैट इज रिटन, सो दिस वाज फाउंड, इट इज फाउंड इन द हिंदू लिटरेचर, एंड व्हाट इट सेज इज कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, दैट इज मेड आउट ऑफ से 3 थिंग्स। अगर हम देखें तो तमस, राजस एंड सत्व। सो व्हाट डज दिस मीन इज दैट Sattva represents purity, it represents harmony. So this is a balance जो हम achieve करना चाहते हैं, जो हमें achieve करना चाहिए. So this brings us peace, this brings us joy. And when we talk about this rajas here, this represents the activity and passion. Although it represents activity and passion, ये कुछ होना चाहिए हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Although इससे हमें anxious feel होता है, some amount of rajas is also very important. Some amount of movement, ambition, desire is also there, but ज़्यादा amount में this causes restlessness, anxiety, impatience. When we talk about tamas, so tamas represents inertia and ignorance. It represents darkness, heaviness ये represent करता है, and एक stagnation भी ये represent करता है, but in some amount it's important because ये rest and sleep को signify करता है. So too much नहीं होना चाहिए, we must have little bit of these things. Now when we see the western parallel, अगर हम देखें, सो कई सारी चीज़ों से हम इसे रिलेट कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज फ्रॉइडियन थेरेपी, जो मैंने यहाँ लिखा है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. सो इस थ्योरी में क्या हमें मिला था, दैट इड विच इज़ आर प्राइमल अनकॉन्शियस माइंड, जो है ये हमारा जो प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है. इड हमारे बॉडी में, हम इसको हमारी पर्सनालिटी में ही समझते हैं. आप अपने आप से रिलेट करें कि इड क्या होगा, जो प्लेजर प्रिंसिपल है, कि हमें अगर भूख लगी तो हम किसी से खाना ले लेंगे बिना पूछे. सो प्लेजर, भूख लगी खाना ले लेंगे, अगर पैसे चाहिए हम चोरी कर लेंगे, हम कहीं से भी ले लेंगे. यू विल नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज.
सुपर ईगो इज अ मॉरल कंपस जो हमें सही गलत बताता है, स्ट्रिक्टली सही रास्ते पे चलने के लिए बोलता है। सुपर ईगो की जरूरत होती है, क्यों होती है? सो दैट वी आर मॉरली इन चेक, बट टू मच ऑफ दिस माइट कॉज डिस्ट्रेस इन आवर बॉडी, गिल्ट भी इससे जनरेट होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ईगो, ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। इट टेक्स इन अकाउंट कि हाँ, आई एम फीलिंग हंग्री बट आई कांट स्टील फ्रॉम पीपल, सो वो बैलेंस वे में आगे बढ़ता है। सो ईगो क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन दीज टू से systems, and हम इसको समझ सकते हैं कि अब if ego is in a balanced condition, we are feeling good, we are, you know, we will be able to manage everything well. So जैसे ही सत्व विजया में हम बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं, तमस इन वेस्टर्न पैरेलल, we can understand that we are talking about balance here as well. So ये सारी ही चीज़ें सब में प्रेजेंट होती है, इसका राइट अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए। लेट्स ऑल्सो, अब दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, हम थोड़े से ही टाइम में इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। सो अगर किसी को लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलरली मुझे इंटरेस्ट कर सकता है, तो यू कैन रीड अबाउट इट। आप इसको एंशिएंट लिटरेचर में, बुक्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो इट्स नॉट दैट, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट मच, बट रीड अबाउट इट वेयर इट इज़ रिटन, जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप पढ़िए इस बारे में। टॉक अबाउट इट टू यू नो समबडी हु नोज अबाउट इट, अपने फ्रेंड से यू कैन डिस्कस दिस, थेरेपिस्ट से, हमसे डिस्कस आप कर सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू दिस अनदर मॉडल विच जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, विच इज़ द पंचकोश मॉडल, विच इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल सिस्टम्स इन द योगिक फिलोसफी। वो क्या कहती है कि हमारे 5 लेयर्स होते हैं बॉडी में, एक ह्यूमन में। एक किसी भी लाइफ अगर हम बात करें तो अन्नमय होती है, आनंदमय होती है, प्राणमय होती है, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय। ये 5 चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है? आनंदमय हमें रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल सेल्फ, फिर हमें प्राण में हमारी ब्रेथ, हमारे कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी को करेगा, मनोमय हमारे मेंटल स्टेट को करेगा, इमोशनल स्टेट को करेगा, विज्ञान में हमारे इंटेलेक्चुअल सेल्फ को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड आनंद में एक वो स्टेट होती है दैट रिप्रेजेंट्स कॉन्शियसनेस, पीस एंड अल्टीमेट ब्लिस ये रिप्रेजेंट करती है। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो विच ऑल्सो डॉक्टर मालविका सेड दैट अब WHO ऑल्सो फोकसेज ऑन द स्पिरिचुअल हेल्थ, द इमोशनल हेल्थ। इसको धीरे धीरे उन्होंने इवॉल्व किया, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज समथिंग दैट इज न्यू, एक नया एडिशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिसर्च उन्होंने भी सिमिलर सी एक चीज़ बताया कि एक ह्यूमन बॉडी किन चीज़ों से अफेक्ट करती है, उनकी हेल्थ कैसे अफेक्ट रहती है, फिजिकल डोमेन से, मेंटल इमोशनल से, सोशल से एंड स्पिरिचुअल डोमेन से। दिस इज अ सिमिलैरिटी यू कैन फाइंड हियर। अब आप बोलेंगे कि बिल्कुल सेम तो नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर मेंटल लेयर इन पंचकोश एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल लेयर विज्ञान में? बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बट आप एक सिमिलैरिटी देख सकते हैं। अगर जैसे आप WHO में या साइकोलॉजी में मेंटल इमोशनल स्टेट की बात करें, सो दैट कंप्राइजेज ऑफ बोथ मेंटल लेयर इन प्राण में एंड ऑल्सो द विज्ञान में द इंटेलेक्चुअल, द इनसाइट, हम उन दोनों को चीज़ों को इसमें कवर करते हैं। Right, everybody is able to follow me, nobody is feeling asleep or anything, सब follow कर पा रहे हैं, right? All right, okay. So now we come to one more discussion जो कि एक बहुत अच्छा, insightful, interesting and from a psychological perspective, एक psychologist को ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी साइंटिफिक भी है, और आप सबको ये पढ़ना ज़रूरत है। एक बारी मत पढ़िए, रीड इट मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आप इस भगवत गीता के इस सेगमेंट को आप पढ़ेंगे, आपको हर बार एक नई चीज़ दिखने को मिलेगी। एंड एज अ थेरेपिस्ट आई ऑल्सो नोटिस इट, एंड एज अ थेरेपिस्ट आई टेल दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल एज अ स्टोरी, एज अ मेटाफर, कि हम कैसे जिस चीज़ को एक तरीके से लोग बोलते हैं अब तो हम फंस गए हैं किसी चीज़ में, ये तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है, बट जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि आप अकेले नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आपके साथ कुछ एकदम ही डिफरेंट हो गया जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। दिस टेल्स देम, दिस मेक्स देम रियलाइज कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा कई लोग फेस करते हैं, डेफिनेटली मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लेवल की है, बट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। इससे हमें एक रास्ता मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है। यू शुड ऑल्सो रीड अबाउट इट, आपको भी ये पढ़ना चाहिए। लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन की स्टोरी। अब इसमें अर्जुन को काफ़ी चीज़ें महसूस हुई थी जो हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि फिजिकल पैनिक हो गया था, उनका माउथ ड्राई हो गया था, उनके लिम्स नहीं चल रहे थे, उनका जो बो था, उनका जो वेपन्स थे वो उनके हाथ से गिर गए थे। फिजिकली ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। ऑल्सो
इमोशनली जो उनके थॉट्स थे वो भी ऐसे हो गए थे कि आई वॉन्ट टू गिव अप नाउ, आई कॉन्ट डू एनी थिंग। एंड इसी चीज़ों में वो फंस गए थे, एक फियर में, डर में, क्या चॉइस बनानी चाहिए, व्हाट शुड आई डू। एंड इस चीज़ों को इंटरेस्टिंगली जब वो इस पैनिक में फंस गए थे, इस थॉट प्रोसेस में वो अटक गए थे, उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया था। अगर आप इसको पढ़ेंगे, उन्होंने जस्टिफाई भी किया था, अपने आप को डिफेंस किया, डिफेंस मैकेनिज्म जो हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि नहीं मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ, ये तो मेरे से बड़े हैं, इट इज़ रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट, मैं मॉरली लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ के जाऊँगा। सो उनका डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें हम देखने को हमें मिलता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हम उसे डिफेंड भी फिर खुद ही करने लग जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे वो फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स को वहाँ पे महसूस कर रहे थे। फिर what did कृष्ण जी डू? लॉर्ड कृष्ण ने उन्हें पहले तो बोलने दिया, उन्हें एम्पैथेटिकली बोलने दिया, उनकी बात सुनी और उनको रियलाइज कराया व्हाट इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड, अब वो आगे जाके क्या करें। सो उनके जो डायलॉग्स हैं, यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने का राइट है, बट थ्रू एक्शन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। ऐसी कई इंसाइटफुल चीज़ें उन्होंने बोली। एक चीज़ पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल दिया कृष्ण जी ने, बट यू नीड टू रीड द होल, उनका जो सेगमेंट है, यू नीड टू रीड दैट। सो थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको समझे, पहले तो उन्होंने अर्जुन की बात सुनी, एम्पैथेटिक लिसनिंग करी, ये हमें भी करनी चाहिए, किसी को पहले सुनना चाहिए। फिर अब तो हमने किसी को सुना, अब वो एक लूप में फंस गए, जैसे अर्जुन एक लूप में फंस गए थे, वहाँ से उस पैराडॉक्स ने निकाला, उनको स्नैप किया उस स्पाइरल में से। जो हम थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, अगर कोई स्पाइरल में फंस जाता है, वी टेल देम इन अ थोड़ा लाउडर वॉइस कि ओके नाउ वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, लिसन टू मी। अगर कोई किसी एंग्शियस स्टेट में अपने ही विचारों में अटक जाता है, वो उन्होंने किया, कृष्ण जी ने किया। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करी। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग मतलब उनके जो थॉट्स थे कुछ गलत भी हो सकते, उनको रीफ्रेम किया इस तरीके से ताकि वो आगे लाइफ में बढ़ पाए। फिर उन्होंने माइंडफुलनेस दिखाया कि प्रेजेंट में आप फोकस करिए, इतना बिग पिक्चर को देखेंगे तो शायद हम घबरा जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एंड देन डायलेक्टिक थिंकिंग, मतलब दो पोल्स में फंस गए थे, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उन दोनों को उन्होंने मिक्स करके, उन्होंने ऐसे नहीं कहा ये राइट है ये रॉन्ग, उन्होंने दोनों चीज़ों को मिक्स करा। सो दैट इज अ डायलेक्टिक थिंकिंग। एंड ओनरशिप ऑफ चॉइसेस, दिस इज समथिंग जो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ। चाहे आपको कोई भगवान भी आके बोले कि आपको ये करना है, यू मस्ट टेक ओनरशिप ऑफ योर चॉइसेस। इवन एज अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर कोई आपको आके बोले कि यू हैव टू डू दिस फर्स्ट, यू हैव टू डिसाइड डू आई हैव टू डू दिस, उनकी बात समझ के, खुद की बात समझ के, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, खुद की बॉडी को समझ के then proceed forward because your actions have to be under your control. So कुछ और चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ करी थी, जैसे acceptance and commitment, आप accept करिए जो चीज़ें हैं और अपनी ड्यूटी को complete करिए। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो उन्होंने अगर आप देखें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। एंड येस, एज अ होमवर्क आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट हम होमवर्क देते हैं और आज के सेशन में भी आपको काफ़ी होमवर्क्स मिले हैं, विच आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो एवरी डे और रेगुलरली आप करिए, क्योंकि इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। काफ़ी ज़रूरी है हमें ये करना ताकि हमारी माइंड बॉडी एक बैलेंस स्टेट में हमेशा हम उसको रखने का ट्राई करते हैं। आई नो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हम अपने मन को, बॉडी को बैलेंस जितना कर पाएँ उतना करें। सो एक तो आपका होमवर्क मैंने ये आपको बोला, यू नीड टू रीड दिस। जब आप घर जाएंगे आप इसको पढ़िए, एक बारी पढ़िए, दूसरे लोगों को सुनाइए, दोबारा पढ़िए, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ मीनिंग आउट ऑफ इट। बहुत मीनिंग आपको इसमें से दिखेगा। एंड गीता इज समथिंग दैट एज अ थेरेपिस्ट हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि आप चाहे हिंदुज़म फॉलो करें या ना करें, एज अ लिटरेचर इस चीज़ को आप पढ़िए, and because it's very insightful. Now we come to one more homework element. अब आप ऐसे मत सोचिएगा इतना सारा होमवर्क मिल गया है, ट्राई करिए, इट विल टेक नॉट मच ऑफ योर टाइम। सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि अरे क्या उन्होंने होमवर्क दे दिया, नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा होमवर्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना सोचिए मत, करके देखिए, इट विल टेक लेस ऑफ योर टाइम। सो एंड इट विल शो यू सम बेनिफिट्स ऑल्सो। सो अब हमने दो चीज़ें करी है, थोड़ा सा इसको समझिएगा एंड फिर वन पर्सन ऑल्सो इंटरेक्ट विद मी टू, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ गया है। कोई भी पेनफुल थॉट आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नोबडी लव्स मी, अब हम क्या करेंगे, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए
उस थॉट को जजमेंट ना बनाते हैं कि अरे मैं तो बहुत ही बेकार हूँ क्या, इसीलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। जजमेंट नहीं करना है अपनी तरफ। और फिर यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं। वॉट दिस मीन्स इज प्राप्तिका भवन इज राइट, कि ये हमारे लिटरेचर में था कि कोई भी थॉट हर्टफुल आता है, नेगेटिव आता है, उसके लिए एक ऑपोजिट थॉट आप पॉजिटिव जनरेट करेंगे। और दिस टॉक्स अबाउट, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, विजनाना। दिस मीन्स इज कि आपको इंटेलेक्चुअल इंसाइट होनी चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल इन डेप्थ होनी चाहिए अपने बारे में। सो दीज अपने बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए। सो दीज आर अ फ्यू थिंग जिसको हम यूज़ करके एक नया थॉट बनाएंगे जो हमें आगे लेके जाएगा। अगर अब कोई हमें प्यार नहीं करता तो क्या वहीं रुक जाएं हम? दैट इज़ नॉट राइट। वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो हमें उस थॉट को ऐसे रिफ्रेम करना होगा कि हम आगे बढ़े। सो अब मैं इसको कैसे रिफ्रेम कर सकती हूँ? नो बडी लव्स मी। अब ये थॉट आना काफ़ी कॉमन है, ऐसे कई सारे पेनफुल थॉट्स हमें आते होंगे। सो वी कैन से दैट कि ऑल राइट, आई एम फीलिंग दिस वे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, बिकॉज मुझे शायद किसी ने कहा ही नहीं ऐसा। एंड दैट इज़ लॉजिक कि नोबडी टोल्ड मी कि वो मुझे प्यार करते हैं, लोगों ने मुझे कहा हम प्यार नहीं करते हैं आपसे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ऑल राइट, ये सिचुएशन ऐसी है, अब मैं इसके बारे में इस टाइम पे तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगी कि आई एम वेरी बैड, मेरे को थॉट आ रहा है, मैं कितनी ख़राब हूँ, नोबडी लव्स मी। मैं अपने आप में इंसाइट पैदा करूंगी कि क्या सच्ची में अगर मुझे किसी ने कहा कि नोबडी लव्स मी, तो इज दैट ट्रू? ऐसा तो शायद नहीं हो सकता। इतनी बड़ी लाइफ में किसी ना कभी तो किसी ने मुझे प्यार किया होगा। या आई एम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। इफ आई एम अ पर्सन ऑफ वैल्यू, आई शुड डिजर्व लव। खुद को आई शुड लव एंड आई शुड बी अराउंड पीपल हु लव मी और केयर अबाउट मी, मुझे पॉजिटिव फील कराते हैं। एंड देन आई विल क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट ऑल्सो अबाउट इट। अब वो हो सकता है कि नाउ आई विल सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु मेक मी फील लव। मैं अपने लोगों के ऐसे आसपास रहूँगी जो मुझे अच्छा फील कराएंगे। क्या ये सबको समझ आया? ओके, सबको समझ आया? ठीक है। अब कोई मुझे बताना चाहता है कोई ऐसा थॉट जो पेनफुल रहा हो और हम उसे चेंज करना चाहें? एनीबडी फ्रॉम द मीटिंग? दैट विल हेल्प गिव मोर एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, कोई ईजी चीज़ नहीं है। हाँ, कोई बताना चाहता है किसी पेनफुल थॉट को हम कैसे फॉरवर्ड थिंकिंग में कन्वर्ट कर पाए? Anybody would want to share? ठीक है, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड इट कैन बी वेरी पर्सनल ऑल्सो। हमारे जो नेगेटिव पेनफुल थॉट्स होते हैं बहुत पर्सनल होते हैं, बट ये एक्टिविटी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं एंड डू दिस एवरी डे एज अ जर्नलिंग, कि दिन में अगर कोई पेनफुल थॉट आया मैं उसको ऐसे यूज़ करूँगी। सो दिस हैज़ टू बी हैंडी विद यू। अगर आप लो फील करें तो यू राइट अबाउट दीज थिंग्स। राइट करना ज़रूरी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम पूरे दिन को हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, अपने मन को हल्का कर पाते हैं। ये बहुत एक बेसिक चीज़ है जो मैं सबको भी बताती हूँ। सुबह उठ के प्लानिंग वाली जर्नलिंग करनी है, रात को सोते टाइम रिफ्लेक्टिव वाली जर्नलिंग करनी है। हमारा मन काफ़ी हद तक शांत रहता है, थॉट्स उतने बॉदर नहीं करते। और अगर फिर भी थॉट्स बॉदर करते हैं, देन यू हैव टू स्पीक टू मेडिकल प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट, देन यू हैव टू टेक एन एक्शन ऑन दैट। ओके, लास्ट थिंग ये है ध्यान। ध्यान क्या? ओम चांटिंग आप घर पे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस ढूंढिए, उसके बारे में रिसर्च करिए और फिर उसको रेगुलरली 4 हफ्ते के लिए करिए और फिर मुझे आके बताइए कि वो कौन सी प्रैक्टिस थी और आपने कैसे करी थी और उससे आपको क्या इफेक्ट मिला था। राइट, रेगुलरली करनी है, मैंने डेली नहीं बोला है, बिकॉज डेली के लिए आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है जो आपको करना पड़ेगा। एंड दैट वॉज माई पार्ट। थैंक यू सो मच, आपने इंटरेक्ट किया, मेरे को सुना एंड कुछ नई चीज़ें सुनी, कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज करी। थैंक यू सो मच।